सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन क्लास। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 लेक्चर में रेप्लिकेशन तक कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे और एंड कर देंगे, बस इतना ही। सो लेक्चर बहुत छोटा होगा, इसलिए बने रहिए और कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ के पढ़ के कॉन्सेप्ट लेके जाइए, ठीक है। और क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में हमको देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और यूकैरियोट्स में कैसे होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। सो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कह रहा है कि जैसे हमारा जो डीएनए होता है, वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। देख लो ऐसा, ये हमारा डीएनए है डबल स्टैंडर्ड। बट जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, तो कैसे हो रहा था कि ये दोनों स्ट्रैंड के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, दोनों अलग अलग हो रहे थे। फिर इसके साथ एक नया बॉन्ड बन रहा था और इसके साथ एक नया बॉन्ड बन रहा था। तो एक से कितने बन जा रहा था, एक से एक डीएनए के मतलब कि डबल हेलिकल स्ट्रैंड, डीएनए से 2 डबल हेलिकल स्ट्रैंड बन रहे थे। एक डबल स्टैंडर्ड से 2 डबल स्टैंडर्ड बन रहे थे। ये हो रहा था कि इसमें रेप्लिकेशन में हो रहा था, डीएनए के रेप्लिकेशन में। बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऐसा नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन में अगर ये डीएनए है हमारे पास, तो डीएनए का बॉन्ड तो ब्रेक होगा, दोनों दूर दूर जाएंगे, बट उसमें से जो हमारा एक डीएनए होगा, एक स्ट्रैंड होगा डीएनए का, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, एक कोडिंग की तरह काम करेगा। और एक ही डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग ट्रांसक्राइब करके उसका ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएंगे। एक ही स्ट्रैंड का, दोनों स्ट्रैंड का नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का करेंगे। तो वही इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, कि डीएनए के एक स्ट्रैंड को हम लोग ट्रांसक्राइब करेंगे और आरएनए बनाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए अपना इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये समझ में आया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एनसीईआरटी, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्यों ये दोनों स्ट्रैंड कॉपी करके आरएनए नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्यों बना रहा है। तो उसका जवाब भी दे रहा है एनसीईआरटी। उसका जवाब क्या दे रहा है, तो उसका 2 जवाब दे रहा है, पहला और दूसरा। तो पहला देखते हैं। पहला में बोल रहा है कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लगे। टेम्पलेट मतलब बेस मतलब आधार, जिससे कोई चीज नया बनता है। तो ये कह रहा है अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लगे, तो जो कोडिंग होगी आरएनए मॉलिक्यूल की, उसकी सीक्वेंस बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। वो विथ डिफरेंट सीक्वेंस उसकी कोडिंग होगी। तो उसकी वजह से इंटर्न ऑफ दैट इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, अगर हमारे पास क्या हुआ कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम किया, तो जो आरएनए मॉलिक्यूल की सीक्वेंस होगी वो बदल जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो फिर जब उसके आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में जब वो आगे बढ़ेगा, जो प्रोटीन बनेगा ना, तो प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रहेगा वो भी गड़बड़ा जाएगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट डीएनए का एक सेगमेंट 2 डिफरेंट प्रोटीन को बनाएगा। डीएनए का एक सेगमेंट 2 डिफरेंट प्रोटीन को बनाएगा। इसकी वजह से इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसे आगे वेरी करता है, डीएनए से आरएनए में जाता है, आरएनए से प्रोटीन में जाता है, प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो वो इतना लंबा प्रोसेस जो ट्रांसफर हो रहा था आसानी से वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है, सिर्फ एक ही से बनता है। तो ये पहला लॉजिक था। और दूसरा लॉजिक क्या है कि The 2 RNA molecule if produced simultaneously, अगर 2 स्ट्रैंड से 2 RNA मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली साथ में बनता है, तो वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो क्या होगा, वो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। तो कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन नहीं बनाता है।
तो जब वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? तो वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। उसका यूज रहता है, उसका यूज पढ़ना है हमको आगे कि डबल आरएनए का यूज क्या होता है। बट हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए का मैक्सिमम यूज होता है कि जैसे कि वो हमको बचाता है किसी अलग अलग बीमारी से, ठीक है, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है। बट सारे आरएनए को तो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते भाई, उसका जो काम है वो काम करवाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड आरएनए प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और इसका यही दो कारण है। क्यों? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो कभी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये दो कारण है जिसकी वजह से जो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या यूज होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में मेनली 3 चीजें दी गई है, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेटर। ठीक है, तो क्या दिया है? अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए। तो 3 रीजन होता है डीएनए में, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चर, एक टर्मिनेटर। आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे ये दिया है हमारा। हाँ, तो जैसे मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले कुछ बता देता हूँ चीजें कि ये हमारे पास ये, हाँ, जो एरो देखो, आप एरो को कॉपी करो। ये जो एरो है, ये जो दोनों स्ट्रैंड दिया गया है, एक स्ट्रैंड को लिखा गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड को लिखा गया है कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये डीएनए की डबल स्टैंडर्ड 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड जो हमारा है वो 3 to 5 है, और एक स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 है। तो जो 3 to 5 स्ट्रैंड है इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जा रहा है यहाँ पे, और जो 5 to 3 स्ट्रैंड है यहाँ पे इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से, इन दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का हम लोग कॉपी करके आरएनए बनाते हैं, दोनों को तो बनाते नहीं है। तो किसको कॉपी करके बनाते हैं? ठीक है, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, जो बेस है, हमेशा वही काम करता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम लोग कॉपी करके आरएनए बना रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को नहीं। बस ये नाम का कोडिंग है, सिर्फ ये नाम का कोडिंग है, लेकिन ये आरएनए में कोड नहीं हो रहा है, ये आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम लोग कोड करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं और उसका मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। जैसे मैंने इसी को हूबहू ऊपर की तरफ लिखा है, और कैसे बन रहा है आप देखिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेम वही उसी को उठा के लिख दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 to 5, जो 3 to 5 है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो 5 to 3 है ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। ओके, तो अब ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, ये तो डीएनए है, और डीएनए से बनाना क्या है? आरएनए। तो आपको याद होगा, तो डीएनए आरएनए में बहुत कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस छोटी छोटी 2 चीजें का डिफरेंस होता है। क्या? कि हमारा डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। और क्या डिफरेंट है? एक डिफरेंट होता है हमारा नाइट्रोजनियस बेस में, कि जो डीएनए होता है, डीएनए में थायमीन पाया जाता है, थायमीन, बट आरएनए में उस थायमीन के जगह पे यूरैसिल पाया जाता है। और क्या होता है? और आपने देखा होगा कि जो हमारा एडेनिन ग्वानिन होता है वो एक पेयर बनाता है। तो आपको पेयरिंग का तो मालूम है कि एडेनिन था वो किसके साथ पेयर बना रहा था? तो एडेनिन जो था वो डीएनए के साथ, अगर एडेनिन डीएनए से डीएनए बॉन्ड कर रहा है तो एडेनिन जो पेयर बना रहा था वो थायमिन के साथ बना रहा था, और जो ग्वानिन था वो साइटोसिन के साथ पेयर बना रहा था। लेकिन यह केस कब था? ये हमारा डीएनए से डीएनए में था, बट डीएनए से आरएनए में क्या हो जाएगा? एडेनिन जो होगा वो पेयर बनाएगा यूरैसिल के साथ। क्यों? क्योंकि आरएनए में यूरैसिल पाया जाता है। तो यही है, आप देखिए, जैसे आप ये रेड वाले को मत देखिएगा, ये ब्लू और ब्लू वालों को देखिए। तो जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, ये 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, अब जस्ट अपोजिट होंगे। तो देख लीजिए, जैसे कि एडेनिन का अपोजिट क्या है? थायमीन है। थायमीन का अपोजिट क्या है? एडेनिन है। गॉनोसिन का अपोजिट क्या है? साइटोसिन है। फिर साइटोसिन का क्या है? गॉनोसिन है। जैसे कैसे है? ATGC तो TACG
नीचे की ऊपर देखिए, ऊपर जो 3 से स्टार्ट हो रहा है वहां से ATGC है और नीचे क्या है TACG है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो कहने का मतलब एक स्ट्रैंड का दूसरा स्ट्रैंड जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ये डीएनए का डीएनए है। लेकिन जो हम लोग ने बीच में रेड कलर वाला बनाया है ये आरएनए बन रहा है। और किससे बन रहा है? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से बन रहा है। तो देखिए कैसे बना। तो यहाँ पे बहुत कुछ डिफरेंट नहीं होता है, बस एडेनिन से जो यहाँ पे थाइमिन लग रहा था डीएनए में, यहाँ पे एडेनिन से यूरेसिल लग जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा डीएनए से आरएनए बनने में। तो देखिए एडेनिन के अपोजिट में क्या आ रहा है? यूरेसिल आ रहा है, और थाइमिन के अपोजिट में हमारा एडेनिन ही आएगा, ठीक है। और गुआनोसिन के अपोजिट में साइटोसिन, साइटोसिन के अपोजिट में गुआनोसिन, फिर एडेनिन के अपोजिट में यूरेसिल। तो यूरेसिल किस में आ रहा है? हम लोग आरएनए बना रहे हैं, इसलिए जहां जहां पे थाइमिन आना चाहिए वहां वहां पे यूरेसिल आ जाएगा बस। तो आप ये जस्ट जैसे इसका डीएनए का, इस डीएनए का उसका जो एंटी पोलैरिटी वाला कोडिंग स्ट्रैंड है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, जस्ट उसके उल्टा है, वैसे ही आरएनए भी जस्ट उसके उल्टा ही है। बट डिफरेंस क्या हो रहा है कि थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आ जा रहा है, बस इतना ही डिफरेंट है। तो अगर आप मिला लीजिए, जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का जस्ट उल्टा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि वो एंटी पोलैरिटी है, और हम टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के उल्टा कोडिंग भी है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के उल्टा एमआरएनए भी है। तो आप एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड में पूरी की पूरी सिमिलरिटी देखेंगे। क्यों? और बस डिफरेंट कहाँ देखेंगे कि कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए है और एमआरएनए आरएनए है। तो दोनों में डिफरेंट कहाँ देखेंगे? बस थाइमिन और यूरेसिल के प्लेस में। आरएनए में जहां जहां थाइमिन होना चाहिए वहां वहां यूरेसिल होगा, और कोडिंग स्ट्रैंड में मतलब डीएनए में जहां जहां थाइमिन होना चाहिए वहां वहां थाइमिन ही होगा, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल है, एडेनिन की जगह एडेनिन ही है, साइटोसिन की जगह साइटोसिन ही है, ग्वानिन की जगह ग्वानिन ही है, फिर यूरेसिल की जगह थाइमिन आ गया, फिर ए की जगह ए, सी की जगह सी, जी की जगह जी। तो अगर आप ऐसे मिलाएंगे, आरएनए वाला पहले मैं देख रहा हूँ रेड वाला, UACG 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 ऐसे रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। और नीचे वाला कोडिंग का देखेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, बस यू की जगह टी रहेगा। तो TACG TACG TACG। तो ये क्या आपको समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि मैसेंजर आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड ये दोनों किसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो डीएनए ही है, कोडिंग भी डीएनए है, लेकिन जस्ट उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो डीएनए है इसलिए थाइमिन वहां पर है, और टेम्पलेट के जस्ट अपोजिट मैसेंजर आरएनए है, तो यहाँ पे आरएनए है इसलिए यहाँ पे यूरेसिल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। टेम्पलेट से ही हमारा एमआरएनए बनता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्ट्रैंड बनता है। कोडिंग स्ट्रैंड से हमारा आरएनए नहीं बनता है, बस इसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। और हम लोग आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो भी चीज़ यहाँ पे यूज करते हैं वो इन द रेस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ही यूज करते हैं। हम लोग प्रीफर करते हैं कोडिंग स्ट्रैंड को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आगे चल के देखेंगे आप, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, इनिशिएटर ऐड करेंगे, सॉरी प्रमोटर ऐड करेंगे, टर्मिनेटर ऐड करेंगे। तो जो प्रमोटर और टर्मिनेटर ऐड करेंगे ना विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड ऐड करेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। सिंस द टू स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, इसीलिए जो दोनों स्ट्रैंड है दोनों की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है। और जो यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम हो रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऐसा नाम क्यों है? रेप्लिकेशन में क्या था? रेप्लिकेशन में था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि हम लोग डीएनए से रेप्लिक करके डीएनए बना रहे थे, बट यहाँ से डीएनए को ट्रांसक्राइब करके आरएनए बना रहे हैं। तो डिपेंड तो डीएनए पे कर रहा है, डिपेंड डीएनए पे कर रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट बना क्या रहे हैं? आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज, ओके। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये हमारे पास एंजाइम है जो कि कैटलाइज कर रहा है पूरे पॉलीमराइजेशन को, ठीक है। तो ये लिखा है कि आरएनए पॉलीमराइज आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। यहाँ पर भी जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कहाँ, किधर से किधर हो रहा है? 5 to 3,
आप रेप्लिकेशन में भी याद होगा कि वहां पर भी पॉलीमराइजेशन जो करा रहा था डीएनए पॉलीमरेज वो 5 to 3 ही करा रहा था, और यहाँ पर भी वही लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 to 3। ठीक है, the strand that has polarity 3 to 5 act as template। तो वही कह रहा है वह स्ट्रैंड जो देखो ऊपर मैंने लिखा है, जो वह स्ट्रैंड जो 3 to 5 है वो पोलैरिटी की तरह काम कर रहा है, और इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, ओके सॉरी, जो 3 to 5 है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, मेरे मुझसे पोलैरिटी निकल गया, सॉरी फॉर दैट। जो पोलैरिटी है 3 to 5 वो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, और उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं। और जो अदर स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है वो कैसा काम कर रहा है, वह सेम एज आरएनए की तरह है। यहाँ पे लिखा जो ब्लू वाली लाइन है, द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5 to 3, जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी क्या है 5 to 3 है, वो कैसा, उसका जो सीक्वेंस है वो सेम एज आरएनए की तरह ही है उसका सीक्वेंस, बट डिफरेंट क्या है, एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, यही डिफरेंट है। तो वही कह रहा है कि जो हमारे पास पोलैरिटी 5 to 3 है उसका सीक्वेंस आरएनए की तरह ही है, बट एक ही डिफरेंस है कि वहां पे थायमिन के जगह पे यूरेसिल है, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब क्या लिख रहा है नीचे, स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच, यह स्ट्रैंड जो कि डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, जो किसी चीज को कोड नहीं कर रहा है उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी भी लिख रहा है कि स्ट्रेंजली जो स्ट्रैंड किसी को कोड नहीं कर रहा है, कोई भी कोडिंग नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे, मान लो घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कुछ काम नहीं करता है, ठीक है, कुछ काम ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन उसका नाम हम लोग ऐसा रख देते हैं कि हाँ वो बहुत काम करता है, कि उसको बुरा ना लगे, उसको आता कुछ नहीं है, लेकिन उसका नाम हम लोग इतना अच्छा रखेंगे, उसका इतना बढ़ाई करेंगे कि उसको कहीं बुरा फील ना हो कि देखो मुझे ये चीज़ नहीं आता। वैसे कोडिंग स्ट्रैंड किसी को कोड तो नहीं करता, बट लेकिन उसका नाम हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड रख दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी यही कह रहा है यहाँ पे। सो ऑल द डिफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेड विथ कोडिंग स्ट्रैंड। तो जितने भी रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेंगे ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए, जितने भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे दिया है टू एक्सप्लेन अ पॉइंट हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। तो ये हाइपोथेटिकल ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको समझा दिया ये चीज। ठीक है, और ये पहले, और ये देखो, हाँ ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम देख लो, ये जो 3 to 5 है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये जो 5 to 3 है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। जो प्रमोटर बाइंड है, तो अभी पढ़ेंगे आप, जो प्रमोटर ये बाइंड है, यह प्रमोटर किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में। अगर प्रमोटर 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड में बाइंड करेगा और टर्मिनेटर 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड में बाइंड करेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा और ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे एरो देख रहे हैं आप, एरो 5 से शुरू हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। इसका मतलब कि जो पॉलीमराइजेशन होगा वो 5 to 3 के डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैराग्राफ देखिए, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन। फ्लैंक का मतलब बीच में, तो कह रहा है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो लाई कर रहा है, मतलब है, मौजूद है। प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन मौजूद है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलते हैं, उसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 एंड। तो जो प्रमोटर है वो कहाँ लोकेट है, 5 एंड की तरफ। देखो प्रमोटर कहाँ पर है, 5 एंड। तो ये जो 5 एंड ले रहे हैं वो हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड का 5 एंड ले रहे हैं। ऊपर लिखा था ना कि ट्रांसक्रिप्शन करते समय हम लोग जितना भी चीज यूज करेंगे उसको डिफाइन करेंगे, उसका जो हमारा एक रेफरेंस यूनिट होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो प्रमोटर का भी जो रेफरेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में है, इसलिए बोल रहा है कि जो प्रमोटर है वो लोकेट किधर है, 5 एंड, और उसको उस 5 एंड की तरफ उसको अपस्ट्रीम बोला जा रहा है, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ओके, और यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो रेफरेंस है उसको लिया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड।
ओके, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो यह एक डीएनए का सीक्वेंस है जो कि प्रोवाइड कर रहा है बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज को कि आप आइए और यहाँ बाइंड करिए। प्रमोटर कहाँ बाइंड हो रहा है? प्रमोटर जब 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे बाउंड हो रहा है तो प्रमोटर न्योता दे रहा है। किसको न्योता दे रहा है? आरएनए पॉलीमरेज को न्योता दे रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज आप आइए, मुझसे बाइंड करिए और इस पॉलीमरेजन को आगे बढ़ाइए, स्ट्रक्चरल यूनिट को आप आगे पहुंचिए और ट्रांसक्रिप्शन करवाइए। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या दिखा है कि एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर, it is the presence of promoter in a transcription unit that also define the template and the coding strand। तो ये कह रहा है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर का प्रेजेंस कोडिंग स्ट्रैंड को डिफाइन करता है। कैसे? अगर आप देख लीजिए, अगर प्रमोटर कहीं भी लगा है, किसी भी एंड पे लगा है, तो जिस 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 स्ट्रैंड पे 5 होगा और उसी की तरफ प्रमोटर लगा होगा तो इसका मतलब वो स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। जैसे मान लीजिए एक ये है डीएनए और एक ये है डीएनए। तो अब हम इन दोनों डीएनए में से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेम्पलेट और कौन सा कोडिंग है? कैसे पहचानेंगे? तो इस तरीके से पहचानेंगे, इन दोनों में से कैसे, हाँ ऐसे पकड़ ले रहा हूँ, इन दोनों में से जिस भी तरफ प्रमोटर लगा हो, मान लो इधर लगा हो या इधर लगा हो, जिस भी तरफ प्रमोटर लगा हो उन दोनों में से जिस तरफ 5 एंड होगा वो वाला कोडिंग हो जाएगा। जैसे अगर मैंने प्रमोटर यहाँ लगा दिया तो अब इन दोनों स्ट्रैंड में से 5 एंड किसका इस तरफ है? प्रमोटर की तरफ किसका 5 एंड है? मान लो इसका है। तो ये हो गया हमारा, ऊपर वाला हो गया कोडिंग और नीचे वाला हो गया टेम्पलेट। ठीक है, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग है। तो वो प्रमोटर के वजह से पहचानेंगे। प्रमोटर जिधर भी लग जाएगा और उस तरफ अगर 5 एंड जिस भी स्ट्रैंड का प्रेजेंस है वो वाला कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा शायद आप लोगों को। ओके, और जिस तरफ हमारा टर्मिनेटर रहेगा उस तरफ थर्ड एंड जिसका रहेगा वो समझ लीजिए कोडिंग स्ट्रैंड है। ओके, तो यहाँ पे अब ग्रीन वाला लाइन देखिए, बाय द स्विचिंग इट्स पोजिशन विथ टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स्ड। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग प्रमोटर और टर्मिनेटर का पोजीशन स्विच कर देंगे तो कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट बन जाएगा और टेम्पलेट वाला कोडिंग बन जाएगा। समझ में आया ये चीजें? जैसे कि अब ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर को उठा के हम लोग इधर रख दें और इस टर्मिनेटर को उठा के इधर रख दें, तो जब प्रमोटर इधर हो जाएगा तो प्रमोटर जिधर है उधर कौन से स्ट्रैंड के पास 5 है? ऊपर वाले के पास। तो ऊपर वाले के पास 5 हो गया तो ऊपर वाला हो जाएगा कोडिंग और नीचे वाला हो जाएगा हमारा टेम्पलेट। यही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है कि अगर हम टर्मिनेटर प्रमोटर का पोजीशन चेंज कर देंगे तो टेम्पलेट कोडिंग हो जाएगा और कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। ओके, डन। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है और यही पैराग्राफ में और कुछ नहीं है। और ये हो गया हमारा कि कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्या मौजूद थी, समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आएगी नहीं कि 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड में प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है और प्रमोटर टर्मिनेटर को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं, जबकि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड का करते हैं। समझ में आ रही है चीजें? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो भी उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और जो कोडिंग स्ट्रैंड रहता है वो भी हमारा टेम्पलेट का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसीलिए जो मैसेंजर आरएनए होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड से हूबहू सेम होता है, बस एक पोजीशन पे, किसके पोजीशन पे? थायमिन और यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा और जो कोडिंग स्ट्रैंड उसमें थायमिन पाया जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। डन, ये चीज हो गया। ओके, गर्मी की वजह से प्यास लग जा रही है। सो द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या मौजूद होता है और जीन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है पहली लाइन ही, अ जीन इज डिफाइंड एज अ
एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जीन को डिफाइन किया जाता है फंक्शनल यूनिट, इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट। ओके, तो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन आर लोकेटेड और ऑन द डीएनए। तो यहाँ पे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, कोई भी अस्पष्टता नहीं है। एम्बिग्यूटी का मतलब अस्पष्टता, यहाँ पे कोई भी अस्पष्टता नहीं है। जो जीन होता है वो डीएनए के ऊपर ही लोकेट होता है, एनसीईआरटी ऐसी बोल रही है। इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो ये डिफाइन करना सच में बहुत ही मुश्किल है कि जो जीन होता है, जीन को डीएनए के टर्म्स में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ये कह रहा है। ओके, अब देखते हैं हम लोग द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन एज अ जीन। वह डीएनए सीक्वेंस की कोडिंग जो टीआरएनए को, ये भी आरएनए ही है। अभी हम लोग एमआरएनए देख रहे थे ना कि हाँ हमारा डीएनए से एमआरएनए बन रहा, तो एम मतलब मैसेंजर आरएनए, लेकिन जो डीएनए सीक्वेंस से टीआरएनए बनता है, आरआरएनए भी बनता है, वो भी मॉलिक्यूल डिफाइन होता है, जीन की तरह ही डिफाइन होता है, वो भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। ठीक है, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाउ एवर बाई डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डीएनए का वह हिस्सा जो कन्वर्ट हो रहा है आरएनए में, जो कॉपी हो रहा है आरएनए में, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहा है, आरएनए की बात नहीं कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम आ गया तो मतलब कि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन फॉर्मेशन में आता है, जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो उससे प्रोटीन बनता है। तो ये कह रहा है कि डीएनए का वह सेगमेंट जो कि पेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट could be said as a monocystronic mostly in eukaryotes। तो जो वह स्ट्रक्चरल जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन जिसका होता है, मान लो हमारे पास ये हमारे पास इतना लंबा हमारे पास डीएनए है, लेकिन वहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वो यहाँ से और यहाँ के बीच में ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो इस हिस्से को हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन जब एक पाया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, और ऐसा होता है यूकैरियोट्स में जनरली एक ही सिस्ट्रॉन पाया जाता है। बट इन अ केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो सिस्ट्रॉन होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो सिस्ट्रॉन है, उसमें कई सारे सिस्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। जो स्ट्रैंड है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रैंड है, इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, और उसमें कई सारे सिस्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक नहीं कई सारे, तो उसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मैक्सिमम ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। ओके, ये चीजें हो गई। अब देखते हैं इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। मतलब जो हमारा यूकैरियोट्स है उसमें तो हमारा एक ही सिस्ट्रॉन है, तो उस सिस्ट्रॉन के अंदर भी कुछ इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब कि बीच बीच में बाधा डालने वाली चीजें हैं। क्या है वो, द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। तो जो जीन होता है यूकैरियोट में वो टूट जाता है। क्यों टूटता है, अब देखते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा दो डीएनए, मान लो ये पूरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, और इस पूरे को हम लोग सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं, और ये एक ही सिस्ट्रॉन है, मतलब मोनोसिस्ट्रॉनिक है। तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, बट उसके ट्रांसक्रिप्शन में कुछ रुकावटें आ रही हैं, बीच बीच में कुछ रुकावटें हैं। तो जो रुकावटें हैं उसको हम लोग काट के निकाल देंगे, लेकिन जिसका सच में ट्रांसक्रिप्शन होता है, रियलिटी में जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको एक्सॉन्स बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में एक्सॉन्स है और बीच में कुछ रुकावटें हैं, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में एक्सॉन्स है और बीच में कुछ रुकावटें हैं, फिर यहाँ पे। तो ये एक्सॉन्स जो हैं, तो दो एक्सॉन्स के बीच में ये दो हैं, तो ये एक्सॉन्स के बीच में जो बीच में गैप है एक्सॉन्स के बीच में,
वो ही रुकावटें हैं, उनको इंट्रॉन्स बोला जा रहा है। तो जो बीच में रुकावटें हैं ना, ये इसको काट के निकाल दिया जाएगा और दोनों एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाएगा। तो वही कह रहा है, जो कोडिंग सीक्वेंस है expressed as a defined as exons are said to be those sequence that appear in mature और process RNA। तो exons ही हमारे mature, जो मेच्योरिटी में RNA दिखती है बड़े होने के बाद, तो उसमें जो हमारा सीक्वेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, वो एक्सॉन्स ही होता है। तो एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, तो ये बोला मैं, तो एक्सॉन्स को बीच बीच में जो इंटरप्ट करता है उसका नाम इंट्रॉन्स है। इंट्रॉन्स को हम लोग काट पीट के अलग कर देंगे और मेच्योर आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं दिखता है, ठीक है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिफाइन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट, ओके। यहाँ पे एक लाइन है, समटाइम, कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज अ रेगुलेटरी जीन। कभी कभी जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है ना, वो लूजली डिफाइंड होता है एज अ रेगुलेटरी जीन की तरह, इवन दो दिस सीक्वेंस डू नॉट हैव कोड फॉर एनी प्रोटीन। जबकि ये सीक्वेंस जो होती हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस होती हैं, ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती हैं, फिर भी हम इसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है ये समझ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन दो स्ट्रैंड के बीच, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उन दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आरएनए बनाती है। तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स मतलब कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे है, स्टार्ट करते हैं कि इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप के आरएनए हैं। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। तो ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल, ठीक है। तो जितने भी तीनों आरएनए हैं, बहुत जरूरी होता है कि प्रोटीन, एक सेल में प्रोटीन को सिंथेसिस करवाएं, ठीक है। ऑल 3 आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। समझ में आया कि एक सेल में अगर प्रोटीन को सिंथेसिस करना है तो तीनों बैक्टीरिया का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब एमआरएनए क्या होता है? तो जो एमआरएनए है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक बेस प्रोवाइड कराता है कि हम लोग उसके ऊपर कुछ भी नया निर्माण कर सके। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? प्रोवाइड टेम्पलेट। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? टीआरएनए ब्रिंग अमाइनो एसिड। तो उसका नाम जैसे ट्रांसफर है तो ट्रांसफर करवाता है, मतलब अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ब्रिंग अमाइनो एसिड्स और रीड जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड को रीड करता है। आरआरएनए क्या करता है? तो जो आरआरएनए होता है वो प्ले करता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है ट्रांसलेशन के दौरान। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आरआरएनए उस समय पे कैटलिस्ट की तरह रोल करता है, ओके। अब देयर इज ए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एंजाइम है, एक ही कैटलिस्ट है। कौन है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और वही कैटलाइज कराता है ट्रांसक्रिप्शन के सारे प्रकार के आरएनए को। हमारे पास कितने आरएनए थे? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो तीनों आरएनए को एक ही एंजाइम कैटलिस्ट करा रहा है, कैटलाइज करा रहा है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। इन बैक्टीरिया, ये हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, ये हम लोग यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, ओके। अब क्या कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर से बाइंड करता है और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन और इनिशिएशन। जैसे, अब मैं आपको कहानी पहले बताता हूँ। कहानी ये है कि मान लीजिए आपके पास ये जो हेलिकल दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये डीएनए का हेलिक्स है। अब डीएनए का हेलिक्स है, तो अब इससे हमको क्या बनाना है? इससे हमको बनाना है आरएनए। तो बनाने के लिए हमारे पास प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में 3 प्रकार के आरएनए हैं जो कि बनवाते हैं, ऐसा करवाते हैं। और तीनों आरएनए को एक ही एंजाइम कैटलाइज करता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत करने के लिए एक हमारे पास फैक्टर होता है। उस फैक्टर का नाम होता है क्या? इनिशिएशन फैक्टर। और ये इनिशिएशन फैक्टर यही है, इनिशिएशन, हाँ, ये इनिशिएशन फैक्टर। तो ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, हाँ। तो ये हमारा जो रो है, सॉरी सिग्मा है, जो सिग्मा फैक्टर है, यही एक प्रमोटर है।
और इस प्रमोटर के साथ हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वो दोनों साथ में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कराते हैं, शुरुआत कराते हैं। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, ये क्या है, ये प्रमोटर है। इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और बाइंड करते ही हमारा इनिशिएशन हो गया किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। आरएनए पॉलीमरेज नहीं करवा रहा है इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज नहीं करा रहा है, करा तो रहा है सिग्मा फैक्टर ही, बट वो उसके साथ बाइंड करके बोल रहा है ठीक है भाई अब चलो अब तुम चलो, मैं तुमसे जुड़ गया हूं। तो आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ सिग्मा फैक्टर से बाइंड कर रहा है, बट वो शुरुआत नहीं करवा रहा है, शुरुआत तो हमारा सिग्मा फैक्टर ही कर रहा है। ओके, तो ये चीजें हो गई। और बीच में एलोंगेशन होता है, स्टार्टिंग में इनिशिएशन हो गया, अब जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है इसमें एलोंगेशन होता है, तो इस एलोंगेशन के समय पे हमारा एलोंगेशन कौन करवाता है, एलोंगेशन हमारा आरएनए पॉलीमरेज ही कराता है। लेकिन जब वापस से लास्ट में इसका टर्मिनेशन कराना रहेगा, तो टर्मिनेशन के लिए हमारे पास जो फैक्टर होता है ये होता है रो फैक्टर। देखो यहाँ पे लिखा है रो फैक्टर, रो की तरह। तो ये रो फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर टर्मिनेशन कराता है, तो उस रो फैक्टर से भी हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। रो फैक्टर से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और बोलेगा भाई मैं तुमसे जुड़ गया हूं, अब बस बंद कर दो, तुम हमारे इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर दो। तो जो हमारा रो फैक्टर है, जो हमारा टर्मिनेटर है, वो टर्मिनेट कर देगा इस प्रोसेस को। ठीक है, तो पहला प्रोसेस इनिशिएशन, दूसरा प्रोसेस एलोंगेशन, एलोंगेट हो रहा है, और तीसरा प्रोसेस जो है हमारा टर्मिनेटर, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ देखते हैं, इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट। आप इसका नाम रेप्लिकेशन में भी देखे होंगे कि रेप्लिकेशन के टाइम पे भी हम लोग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट के रूप में भी ले रहे थे और एनर्जी के रूप में भी ले रहे थे, क्योंकि इसके पास ट्राइफॉस्फेट है तो खूब सारी एनर्जी भी देगा और एज अ सबस्ट्रेट, एज अ रॉ मटेरियल भी ये काम करता है। ओके, हाँ, तो क्या यहाँ पे लाइन क्या था, एज अ सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इट somehow also facilitate opening of the helix and continue elongation, only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme। ठीक, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि once the polymerase reaches द टर्मिनेटर रीजन, एक बार जो पॉलीमरेज हमारा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो लास्ट में डीएनए के लास्ट में पहुंच गया, टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच गया, तो द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ, जो हमारा आरएनए बना रहता है वो बन के गिर जाता है, द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ। सो आल्सो आरएनए पॉलीमरेज, दिस रिजल्ट इज टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारा रिजल्ट होता है किसका, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन का। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, एन इंटरवेनिंग क्वेश्चन इज दैट, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल 3 स्टेप्स। तो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे अकेला आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप को करवा ले रहा है, इनिशिएशन भी करवा रहा है, एलोंगेशन भी करवा रहा है, टर्मिनेशन भी करा रहा है। तो जब यहाँ पे एनसीईआरटी जवाब भी देती है, तो एनसीईआरटी कहती है नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अकेला बंदा तीनों करवा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह सिर्फ कैपेबल होता है, इज ओनली कैपेबल फॉर कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, वह सिर्फ एलोंगेशन ही करवाता है, जो एलोंगेशन का प्रोसेस है बीच वाला सिर्फ वही करवाता है। जो हमारा इनिशिएशन और टर्मिनेशन होता है उसके लिए तो फैक्टर मजबूत पहले से मौजूद हैं। कौन, इनिशिएशन के लिए हमारे पास प्रमोटर मौजूद है, कौन प्रमोटर है हमारा, सिग्मा फैक्टर मौजूद है। टर्मिनेशन के लिए भी हमारा रो फैक्टर मौजूद है। तो ये दोनों का अपना अपना काम है। ये लोग, ये जो हमारा सिग्मा होता है वो इनिशिएशन करवा रहा है और जो हमारा रो होता है वो टर्मिनेशन करवा रहा है। बस इनके साथ ट्रांजेंटली बड़े आसानी से हमारा आरएनए पॉलीमरेज इनसे जुड़ जाता है कि बोलता है बस अब शुरू करो तो इनिशिएशन और खत्म करो तो टर्मिनेशन। बस इतना ही काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का। ये करवाता है, ये इनिशिएशन और टर्मिनेशन नहीं करवाता है, यह सिर्फ एलोंगेशन करवाता है। ओके, ये चीजें हो गई। अब यहाँ क्या लिखा है, इन बैक्टीरिया सिंस द मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। बैक्टीरिया में जब मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, उसके ऊपर
कुछ भी दोबारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बनने के बाद जो नेसेंट आरएनए बनता है शुरू शुरू में, छोटा सा बाबू बच्चा जो बनता है हमारा, उसके ऊपर आप कोई काम मत करिए, उसको पालना पोसना, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। वो जो है वो एक्टिव ही बनता है, ठीक है, वो एक्टिव ही बनता है। तो वही कह रहा है कि in bacteria, since the messenger RNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation take place in a same compartment। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ फैला होता है। उसके पास ना डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, ना डिफाइंड साइटोप्लाज्म होता है, सब कुछ फैला होता है, ठीक है। तो एक ही कंपार्टमेंट है जिसमें हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और उसी ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट बाद हमारा ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ये नहीं कि हमारा यूकैरियोट्स की तरह, यूकैरियोट्स इसके बाद पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स की तरह की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बन गया तो वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में जाकर ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होता है। तो यही कह रहा है यहाँ पे, since transcription and translation take place in same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी साइटोसॉल का मतलब कि फ्लूइड कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, ओनली जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड का जो पानी का हिस्सा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होता है बैक्टीरिया में। तो बहुत बार यहाँ पे कह रहा है, मेनी टाइम्स, बहुत बार ट्रांसलेशन कैन बीइंग मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। कहने का मतलब कि जो mRNA का प्रोसेस था बनने का, जब तक मतलब कि mRNA पूरा बनता ही नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ बनते हुए यहाँ पर आया ही, पीछे ट्रांसलेशन भी होना शुरू होता है। मतलब पीछे हमारा प्रोटीन भी बनना शुरू हो जाता है। आरएनए कंप्लीट नहीं हुआ बन के, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है कि पीछे ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारी। मेनी टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशन कैन बीइंग मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। ओके, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स खत्म। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है। ओके, तो जैसे अब हो रहा था उसमें कि हमारे पास 3 प्रकार के आरएनए थे, तो तीनों आरएनए को एक ही बंदा, एक ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज वही कैटलाइज कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तीनों आरएनए को mRNA, tRNA, rRNA को अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा। यहाँ पे 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और तीनों को अपना अपना काम बांट दिया गया। बेटा तुम अपना काम करो, तुम अपना और तुम अपना, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, वो ट्रांसक्राइब करता है rRNA को। किसको? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब करता है rRNA को। ओके, तो rRNA करता है। तो rRNA में कौन कौन आ रहा है? 28 sRNA, 18 sRNA, 5.8 sRNA, ये सब rRNA में आ रहे हैं। इनको कौन ट्रांसक्राइब कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वेयर एज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, सेकेंड की बात में करेंगे, अब डायरेक्ट थर्ड की बात कर रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए करता है, उसके बाद 5 sRNA को भी कर रहा है और SNRNA को कर रहा है। SN मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड 3 लोगों को कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन, टीआरएनए को, 5 sRNA को और SNRNA को। और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन है। क्यों ये मेन क्यों है? कि ये जो ट्रांसक्राइब करता है ना, वो प्रिकर्सर mRNA करता है। प्रिकर्सर mRNA का मतलब, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में जो नया आरएनए बन रहा था, नेसेंट आरएनए, उसके ऊपर कोई भी हम लोग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो एक्टिव ही बन रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो आरएनए नया बनता है ना, वो एकदम छोटा बाबू नाजुक होता है, वो एक्टिव नहीं होता है। तो उसको हम लोग उसके ऊपर मेहनत करते हैं, कुछ बहुत सारे काम करते हैं, तो उसको उस योग्य बनाते हैं कि वो एक्टिव हो जाए। तो उस योग्यता प्रोवाइड करवाता है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड करवाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब द प्रिकर्सर ऑफ mRNA, द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA को कन्वर्ट करता है mRNA में। HNRNA, नया आरएनए जब बनता है तो उसको बोलते हैं HNRNA, उसको कन्वर्ट करता है वो mRNA में, ठीक है।
ये चीजें होती हैं यहाँ पे। अब देखते हैं जो सेकेंड टॉपिक है इसका क्या दिया है। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था, जैसे ये स्ट्रैंड था, इस पूरे को हम लोग सिस्ट्रॉन बोल रहे थे। सिस्ट्रॉन का मतलब वह हिस्सा जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। ठीक है, तो हमको मालूम था कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, कि मतलब इसी सिस्ट्रॉन में यहाँ से यहाँ तक जो सिस्ट्रॉन है, इसमें कई सारे सिस्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब कई सारे प्रोटीन्स बनेंगे। बट ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता है, यहाँ पे एक ही सिस्ट्रॉन होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। लेकिन मोनोसिस्ट्रॉनिक में भी बीच बीच में इंटरप्शन होता है, रुकावट होती है, जिसके बीच में एक्सॉन जो होता है वो मेन होता है, वही कोड करता है। लेकिन दो एक्सॉन के बीच में छोटे छोटे इंट्रॉन्स होते हैं, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो कोड नहीं करते हैं, तो उनको हमको काट के निकालना पड़ता है। इसको इंट्रॉन्स को दो एक्सॉन्स के बीच में से काट के निकालना पड़ता है और फिर वो एक्सॉन्स को जोड़ना पड़ता है। तो यही कह रहा है कि जो हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो दोनों कंटेन करते हैं, एक्सॉन को और इंट्रॉन को, जो कि इस टाइम पे वो नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस, इसलिए उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, उसको स्प्लाइस करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। किसको काटना पड़ेगा? इंट्रॉन्स को काटना पड़ेगा। वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर, जहाँ पे कि इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाता है और एक्सॉन्स को एक डिफाइंड ऑर्डर में जोड़ा जाता है। ठीक है, द HNRNA जो यहाँ पे ऊपर था, द HNRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। तो इसका हम लोग एक बार फिगर देखते हैं तो समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ये हमारा यूकैरियोट्स का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे कटाई छटाई हो रही है, देखिए आपको यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो स्ट्रैंड, इसमें आप देखिए ये पीला वाला एक्सॉन है और जो ये डार्क कलर इंट्रॉन है। तो देखिए दो एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन, दो एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन। तो इस इंट्रॉन्स को पहले स्प्लाइस कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, काट के देखिए गोला गोला ऊपर बन गया है। फिर इसको हटा देंगे, काट के हटा देंगे और जो एक्सॉन होगा एक उसको डिफाइन सीक्वेंस में लगा देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक्सॉन होगा, जो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होगा वही होगा। तो एक ये प्रोसेस होता है और दूसरा प्रोसेस होता है कि इसके शुरुआत में भी, इस स्ट्रैंड के शुरुआत में और लास्ट में कुछ ऐड करते हैं। जो शुरुआत में ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कैपिंग। जो 5 एंड की तरफ, ये जो 5 एंड है, 5 एंड की तरह जो हम लोग कुछ जो भी ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कैपिंग, और जो थर्ड एंड की तरफ ऐड करते हैं उसको बोलते हैं टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग, ठीक। तो अब होता क्या है कैपिंग और टेलिंग, यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ के मालूम चलेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लिखा था कि HNRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। इन कैपिंग में क्या होता है, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, जो जिसका हम लोग को बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, उसका न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया है मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड हो गया, गोनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, उसके साथ फॉस्फेट जोड़ दिया तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड करते हैं, इज एडेड टू 5 एंड ऑफ HNRNA। तो HNRNA के 5वें एंड पे हम लोग क्या जोड़ते हैं कैपिंग के रूप में, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं जिसका नाम है मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और टेलिंग में क्या करते हैं, टेलिंग में हम लोग एडिनिलेट, तो एडेनिलिक एसिड जो होता है, एडेनिलिक एसिड का मतलब कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन अगर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है तो बोलते हैं एडेनिलिक एसिड, तो वहीं से एडिनिलेट आता है। तो एडिनिलेट का रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ कुछ भी, तो हमारे पास एडिनिलेट का 200 से 300 एडिनिलेट को लेते हैं और उसको ऐड करते हैं थर्ड एंड, डीएनए के टेम्पलेट के थर्ड एंड पे हम लोग उसको HNRNA के थर्ड एंड पे हम लोग उसको जोड़ते हैं इंडिपेंडेंट मैनर में। तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलिंग। क्या बोलते हैं, टेलिंग। इट इज, अब क्या हो गया, इधर कैपिंग हो गया, इधर टेलिंग हो गया, अब बीच में से हम लोग इंट्रॉन्स को काट के निकाल दिए। अब जो HNRNA था वो फुल्ली एक्टिव हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे mRNA। तो इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड, अब HNRNA पूरा प्रोसेस्ड हो गया, इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA
नाउ कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। अब उसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलेंगे, ठीक है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। इट इज किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। जो आरएनए अब तक बन रहा था वो न्यूक्लियस में बन रहा था, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स नहीं है। यहाँ पे वेल मैनर्ड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे वेल मैनर्ड न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही रेप्लिकेशन भी हुआ, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में होगा, और डीएनए से आरएनए भी न्यूक्लियस में बनेगा। अब वह आरएनए एक्टिव होने के बाद न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। किस चीज के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। तो अब आएगा, और यहाँ पे एक लाइन दिया है कि द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो रेमिनिसेंट का मतलब कि एक पुख्ता सबूत की बात करते हैं। एक जैसे कि रेमिनिसेंट को क्या बोलते हैं, हाँ, याद दिलाना, कोई भी चीज को याद दिलाना। तो जो इंट्रॉन्स का प्रेजेंस है, दो एक्सॉन्स के बीच में जो इंट्रॉन्स का प्रेजेंट है, वो हमको याद दिलाता है क्या, एंटीक्विटी, पुरानी सभ्यताओं को, प्राचीन वस्तुओं को याद दिलाता है कि जो प्रोसेस हो रहा है स्प्लाइसिंग का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले के समय आरएनए वर्ल्ड का ही डोमिनेंस था, आरएनए का ही डोमिनेंस था, ठीक है। ये हमारा हो गया डन। तो हमारा जो था आज ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। थोड़ा लंबा इधर ऊपर नीचे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए सॉरी, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी की लाइन में आपको प्रॉब्लम ना हो, और एनसीईआरटी की लाइन में समझ में, और आपको जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, उसको समझा पाऊँ। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।